देखा कि हड़प्पा सभ्यता के क्या मतलब थे, उसके इंट्रोडक्शन देखा, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड था वो सब देखा, मोहनजोदड़ो की क्या विशेषताएं थी, कब्र का क्या विशेषता था, विलासिता की वस्तु क्या थी, ये सब चीज़ों पे हमने बात किया था। आज ये अपना तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। इसमें हम पॉइंट नंबर 7 से शुरू करेंगे, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 7 है वो शुरू होता है बाट, लिपि और मुहर, ठीक है। देखिए बाट, लिपि और मुहर सबसे पहला आता है, ठीक है। मुहर क्या था, तो एक प्रकार का सिंबल होता था जो कि किसी भी व्यक्ति की पहचान को बताता था, ठीक है। जो मुहर होता था, जो मुहर को हम लेके चलते हैं अब, मुहर, ठीक है। मुहर से मुद्रांकन होता था। मुद्रांकन का मतलब समझते हैं, मुद्रांकन, ठीक है। मुद्रांकन का मतलब होता है छपाई। जब किसी चीज़ पे आप प्रिंट कर देते हैं ना, छपाई होता है उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल लिखा हो, ठीक है, इसको मैं मिट्टी पे लगा के, गीला चीज़ पे इसको उठा के ऐसे टेप दूँ, ठीक है, ठप्पा लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मुद्रांकन बोलते थे। ये क्या करता था, जो मुद्रांकन होता है, ये लंबी दूरी के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये यूज़ क्यों किया जाता था, ताकि व्यक्ति की पहचान हो सके, सामान कहाँ से आया है, सामान कहाँ को जाएगा, इसलिए इसकी पहचान करने के लिए करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है, इससे पता लगता है गंतव्य। जो मुहर था उससे क्या पता लगता था, गंतव्य, ठीक है। गंतव्य का मतलब होता है इंग्लिश में डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक माल जाना है, ठीक है, और बीच में किससे जाएगा, किसी चीज़ से जाएगा, इसको बोलते हैं माध्यम। जब यहाँ से एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है कोई भी चीज़, वो किसी माध्यम से जाता है, ठीक है। हो सकता है रेलवे हो, एयरवे हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ये सब नहीं थी। तो उसमें सड़क मार्ग और जल मार्ग था। अब मान लीजिए यहाँ से कोई सामान है, जैसे मान लीजिए ये झोला है, ये झोला है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भेजना है, ठीक है। और आज भी हम पैकिंग करते हैं, जब अमेजोन से कुछ भी सामान मंगाते हैं, कहीं से भी फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, तो क्या होता है, उस पर एक टेप लगा होता है। अगर टेप को फाड़ देते हैं, वो वहाँ पे नहीं चिपक सकता। इससे पता लगता था कि बीच में कोई खोली गई वस्तु है या नहीं है। तो मुहर होता था, इसको बांध दिया और इसके मिट्टी गीली लगाया, और इस पर जो मुहर होते थे उससे इस पर मार देते थे, ठीक है, ठप्पा लगा देते थे। अगर ये वस्तु ठप्पा लगाए यहाँ तक पहुँच जाती है, यानी ए से बी तक पहुँच जाती थी, इसका मतलब ये था कि रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, ठीक है, यानी अक्षुण्ण है। लेकिन मिट्टी टूट जाए या फिर उसमें सील खुल जाए, इससे पता लगता था सामान के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ अवश्य हुआ है, यानी उसके संदिग्ध हो जाता था कि हाँ भाई कुछ तो इसमें गड़बड़ है। अगर अन्यथा अगर ये साफ़ सुथरा माल यहाँ पहुँच जाए, बिल्कुल मुहर के साथ, कहीं भी फटा चिटा उसमें निशान ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा, तो मानेंगे कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं था। तो मुहर को क्या प्रयोग था, तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में काम आता था, ये पहचान का काम आता था, ठीक है। उसके बाद आता है, इसे प्रेषक के नाम लिखे थे। अब प्रेषक समझते हैं, प्रेषक, ठीक है। प्रेषक का क्या, बंद करिए, ठीक है। प्रेषक का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब सामान भेजता है ना, उसको उस पर नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, उसको बोलते हैं प्रेषक, ठीक है। अगर आपने शादी का कार्ड देखा होगा या फिर कोई सामान देखा होगा कहीं से आता है, तो उसमें लिखा होता है ना टू द प्रिंसिपल, है ना, फलाना ने भेजा है फ्रॉम यहाँ से, है ना। तो प्रेषक का मतलब होता है जिस कोई बंदा कोई सामान भेजता है, उसका उस पर नाम लिखा जाए, उसको बोलते हैं प्रेषक। जैसे मान लीजिए ये मार्कर मैं आपके पास भेजूँ, ठीक है, तो इस पर किसका नाम लिखूंगा, मैं अपना नाम लिखूंगा ना, फलाना चीज़ बंदे ने दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसका नाम वगैरह लिखा होता है, तो उसका मतलब था प्रेषक। तो मुहरों पर क्या लिखा था, प्रेषक के नाम लिखे होते थे। इससे ये पता लगता था कि सामान कहाँ से आया है या कहाँ से आया और कहाँ को जाएगा। तो प्रेषक से पता लगता था किस देश का। जैसे मान लीजिए इंडिया का लोगो है, कहीं इंडिया का लोगो लिखा हो, हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, है ना, इसका मतलब क्या था कि हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई पार्सल आया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो प्रेषक होता था, यहाँ से वहाँ सामान जाएगा, तो उस पर जो मुहर होते थे उस पर किसका नाम होगा, प्रेषक का नाम होगा। मुद्रांकन मतलब छपाई होगा, ठीक है, कहाँ को जाएगा, उस पर पूरा एड्रेस A to Z लिखा होता था, ठीक है। उसके बाद आता था एक रहस्यमय लिपि, ठीक है। जो लिपि है ना, वो क्या है, एक फॉर्मेट है। किसी भी शब्द को लिखने के लिए हमें लिपि की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ता है, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी ना, उसको गोमूत्री लिपि भी कहते हैं, ठीक है, बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं, ठीक है। अब लिपि का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मेट, है ना। अब जो लिपि होता है ना, एक उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसी के हिसाब से चीज़ें लिखी जाती है, ठीक है। आप बिना लिपि के कोई शब्द नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्या लिखा है, पता ही नहीं है, कोई लिपि ही नहीं है। अगर लिपि होगा, अगर मान लीजिए मैंने ए लिखा, तो आप कहते हैं कि क लिखा है। जो क है किस लिपि का है, ये देवनागरी लिपि का क है, ठीक है। अलग अलग लिपि में अलग अलग शब्द लिखे जाते हैं। इंग्लिश का भी लिपि होता है, उर्दू का भी लिपि होता है। ये पहले चैप्टर में हमने, पहले पार्ट में इसका हमने डिस्कशन किया है कि लिपि का क्या मतलब होता है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो रहस्यमय लिपि नाम दिया गया, ठीक है। अब रहस्यमय, ठीक है। रहस्यमय लिपि इसको यूँ कहा गया है क्योंकि इसको अभी तक किसी ने डिसाइफर नहीं किया। डिसाइफर मतलब इसकी
मतलब नहीं बता पाया किसी ने। जिस दिन इसका मतलब पता लग जाएगा उस दिन ये पता लगेगा कि हमने ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या सोच थी, ये पता लग जाएगा। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज हुई है कि नहीं है, तो नहीं हुई है, इसकी खोज अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, देखिए हड़प्पा लिपि में ना चित्रों का प्रयोग होता था, चित्रों का प्रयोग होता था। ठीक है, हड़प्पा लिपि में किसका प्रयोग होता था, तो चित्रों का प्रयोग होता था। चित्रों का प्रयोग क्यों होगा, जो अनपढ़ लोग है ना, ठीक है, अनपढ़ लोग इधर कहने का सेंस मतलब किसी को पढ़ने नहीं आता, तो उसमें किसी चीज़ का अगर फोटो छप जाएगा तो उसे आसानी से बता पाएगा कि किसका है। ठीक है, जैसे बैल का फोटो लग जाएगा, इससे पता लगेगा कि किससे रिलेटेड है, बैल का है। अब बैल कहाँ का है, तो ये फलाना जगह का। आपने अगर हाईवे पे सफर किया है ना, तो वहाँ पे बैल बना होता है, मुझे बैल तो आता नहीं बनाने, ठीक है, और उस पर बैल का क्रॉस लगा होता है, इसका मतलब था कि इसे बैल चलाना मना है। ठीक है, उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे जो लिपि थी उसकी, उसमें क्या लिखा होता था, तो उसमें लिखा नहीं था, उसको मतलब जानवरों की मुद्रांकन किया होता था। मुद्रांकन मतलब उसकी छपाई होती थी, इससे पता लगता था, इसे आम लोग थे, इसे आम जन जो थे वहाँ के जन मतलब लोग होता है, इसे पता लगा सकते थे कि ये किसका काम के लिए है और नहीं है। ठीक है, आज भी बहुत सारे इंडियन सिक्के देखेंगे, उसमें भी आपको जानवरों के सीन मिल जाएंगे। ठीक है, पुराने वाले में, नए वाले में नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है जो वर्ड थे, वर्ड यानी शब्द। जो शब्द है ना वो 375 से लेकर के 400 के मध्य शब्द मिला है। ठीक है, और जो शब्द थे वो कैसे लिखे जाते थे, दाएं से बाएं, मतलब राइट टू लेफ्ट। अभी कैसे पता लगा है कि शब्द जो थे वो दाएं से बाएं, दाएं मतलब दाहिना हाथ ये वाला मेरा, इधर से लिखे जाते थे, इधर से लिखे जाते थे। ठीक है, अब कोई भी चीज़ आप देखिए ना, जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं अपने, यानी बाएं ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, अगर ऐसे इंसान जा रहा है तो ठीक है, हम यहाँ से यहाँ लिखते हैं, अगर छोटा पड़ जाता है तो यहाँ छोड़ देते हैं ना, छोटा लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से शब्द बड़े बड़े थे, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पे क्या थे, जगह कम पड़ने की वजह से वो चीज़ें छोटी छोटी कर दी गई है। ठीक है, हटाने के लिए, ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए। इससे पता लगता था कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो कहाँ से लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इससे पता क्या लगता है कि वहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, यानी लिपि जो थी पढ़ नहीं पाए हैं, वो कहाँ से कहाँ लिखते थे, तो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, यानी दाएं से बाएं लिखते थे। जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें 100% पूछेगा कि वहाँ की लिपि कैसी थी। ठीक है, तो बताना रहस्यमय लिपि थी, ठीक है, चित्रमयी लिपि थी, अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पूछेगा कैसे पता लगा है, तो बोलना कि दाहिने की तरफ छोटे छोटे लिखे गए, उसको एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है कि जो लिखावट था है ना, अब लिखावट इंसान किस पे करेगा, उस समय कॉपी तो था नहीं, कॉपी पेन और बुक वगैरह, तो लिखावट हम किस किस पे कर सकते हैं, आप सोचो थोड़ा, लिखावट हम किस किस चीज़ों पे कर सकते हैं। यानी रहस्यमय लिपि तो मिला है, यानी लिखावट किस पे करोगे आप, लिखावट किस पे करोगे, हो सकता है कि वो मुहर हो, ठीक है, हो सकता है कि कोई औजार हो। अब औजार पे लिखावट होता है ना कि 10 नंबर का पाना है, 20 नंबर का रिंच है, 5 नंबर का पेचकस है, ठीक है, अलग अलग पिलास है 10 नंबर का, ठीक है। उसी तरह वहाँ पर ये मोहरों पे लिखा होता है कि फलाना जगह का है ये, ठीक है। औजारों पे, धातुओं पे लिखा होता है कौन नंबर का धातु है, ठीक है। उसके बाद आभूषण पे, आभूषण मतलब आभूषण, ठीक है, आभूषण का मतलब होता है गहना जो महिलाएं पहनती है, ठीक है, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं। अब आप भी देखना, इंडिया सरकार कहते हैं, मतलब भारत सरकार कहती है कि हॉलमार्क का गहना खरीदना, हॉलमार्क का निशान बना होता है, ठीक है, उसमें ऐसा 3 गो एरो होता है, बीच में गोल का निशान होता है, ठीक है, हॉलमार्क उस पर लिखा होता है। तो हड़प्पा वाले भी हॉलमार्क करते थे, ठीक है। हॉलमार्क का मतलब किस पे लिखावट करते थे, तो आभूषणों पे, धातु पे, औजार पे, मुहर पे, ठीक है। उसके बाद मर्तबान, ठीक है, मर्तबान, ठीक है, जो सामान जिसमें रखते हैं ना, 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, इतने बड़े बड़े मर्तबान मिले हैं, उस पर भी उसको लिखावट की गई है, ठीक है। पट्टिकाएं समझते हो आपने, अगर 11th क्लास ठीक से पढ़ा होगा, उसमें जो मेसोपोटामिया था वहाँ पट्टिकाएं मिली, उस पर लिखी है। ये पट्टिकाएं भी 2 तरीके की होती थी, एक तो धातु की हो सकती थी और मिट्टी की हो सकती थी। पट्टिकाएं किसकी होती थी, धातु और मिट्टी की हो सकती थी। धातु में तांबा, अब मिट्टी तो समझते हैं, मिट्टी तो मतलब मिट्टी मेरी जान, ठीक है, इस पर भी लिखावट हो सकता था, ठीक है। उसके बाद आभूषण आ गया, ठीक है। तो कोई पूछे तो लिखावट का नमूने किस किस पे मिले हैं, तो बोलना कि पट्टिकाएं मतलब होता है कि किसी चीज़ का पट्टी बना के उस पर लिखा जाता था, ठीक है। धातु, मिट्टी, ठीक है, धातु में क्या, तांबा, मर्तबान मतलब बर्तन, ठीक है, मुहर पे, औजारों पे, धातु पे, आभूषणों पे वहाँ की लिखावट हमें मिली है। उसके बाद आता है बाट। क्या आता है, बाट। जो बाट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, बाट काम क्या करता है, तो वजन करने का काम आता है। अगर वजन नहीं करेंगे, बोलते ना आपके शब्दों में वजन है, ठीक है, तौलते हैं ना, उसी प्रकार हड़प्पावासी भी चीज़ों को तौलते थे। तो किसका प्रयोग करते थे, वो बाट का प्रयोग करते थे। बाट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाट नहीं रहेगा तो आप 1 किलो 2 किलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या होता था, बाट होते थे, ठीक है। जो बाट होता था एक चट नामक पत्थर से बनाते थे। कौन से पत्थर से, तो चट नामक पत्थर होता था, इससे बाट बनाया जाता है। ये द्विधारी होते थे, बाइनरी बोलते हैं, द्विधारी,
ठीक है, यानी 1 2 4 8 16 ऐसे फॉर्म में होते थे। कहाँ तक चलते थे? 12,800 तक चलते थे। ठीक है, उसके बाद है दशमलव प्रणाली। दशमलव का मतलब होता है 10। ठीक है, ये 10 में चलता है। 10 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 1000 आता है। ठीक है, आपने अगर पॉइंट हटाना सीखा होगा, मैं 7 लिख दूँ, इसको बदल में अगर इसमें 7 लिख दूँ, ठीक है, तो पॉइंट में चेंज करना हो तो कैसे लिखते हैं? 10/7 यानी 0.7 लिखते हैं ना। ठीक है, किस प्रकार मान लीजिए हमारे पास 75 लिखा है, अगर पॉइंट में लिखना हो तो बटे 100 लगा के 0.75 ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, अगर किस में चलता है? पॉइंट में। ये जो बड़े नंबर के तोलने में, ठीक है, यानी 10 किलो का बटखारा हो सकता है, उसके पास मैंने बाट 100 किलो का हो सकता है। ठीक है, 1000 किलो ऐसे बाट चल देगी, बड़े सामान तोलने के काम आते होंगे। उसके बाद आता है छोटे। ठीक है, कौन से पत्थर से बनाते थे बाट? तो चट नंबर 1 नंबर से आता है। हड़प्पावासी किस पत्थर से बाट बनाते थे? तो चट नमक पत्थर से बाट बनाते थे। ठीक है, उसके बाद आता था जो बाट होता था ना, बाट का आकार कैसा था? घन समझते हैं, जिसकी हाइट भी सेम हो, लेंथ भी सेम हो, हाइट यानी ऊंचाई भी बराबर हो, यानी ऊंचाई 10 है, ऊंचाई 10। ठीक है, यानी लंबाई भी 10, लंबाई भी 10 सेंटीमीटर मान लो, 1 मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई भी कितना होगा? तो 10 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऊंचाई लंबाई, फिर चौड़ाई भी कितना होगा? चौड़ाई भी कितना सेंटीमीटर होगा? तो 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घन। जिसका आपने डाई देखा है ना, अपने जो आप लूडो खेलते हैं उसमें क्या होता है? डाई होता है, और उसके देखना चारों साइज जो चारों तरफ होता है, 6 उसके फलक होते हैं, 6 के 6 आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कैसे हड़प्पा सभ्यता में जो बाट मिला है वो कैसे होते थे? तो घन आकार के अधिकतर होते थे। ठीक है, फिर आता था स्मॉल। ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है, वहाँ पे तराजू मिला है, धातु का एक तराजू का पलड़ा मिला है। पलड़ा मतलब 2 अगर ऐसे हो ना तोलने वाला, तो एक तरफ को बोलते हैं पलड़ा। ठीक है, बोलते हैं इसका पलड़ा भारी है, यानी एक तरफ वजन ज़्यादा है। ठीक है, तो छोटा जो छोटा चीज़ होता था उसको कैसे तोलते थे? तो इसमें ज्वेलरी, आभूषण को तोला जाता है। ठीक है, आभूषण किससे बनते थे? तो सोना तांबा से बनेंगे। ठीक है, अब आभूषण कोई 2 किलो 4 किलो तो खरीदेगा नहीं कि उसको दशमलव वाला प्रणाली यूज़ करें, अच्छा 15 किलो वाला बटखारा रखें, मतलब तराजू बाट रखें। तो अब कोई पूछे आभूषण किससे तोलते थे? छोटे बाट से तोलते थे। क्यों? ये बहुत कम मात्रा में। आज भी हम 10 ग्राम में सोना खरीदते हैं तो 50,000 रुपये लग जाता है। ठीक है, अब कोई 1 किलो थोड़ी ना सोना खरीदता है कि उसके लिए 1 किलो का बटखारा रखना पड़ेगा, 100 ग्राम का रखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आई। उसके बाद आता है अपना अगला पॉइंट है प्राचीन सत्ता। ठीक है, क्या आता है? प्राचीन सत्ता। प्राचीन मतलब क्या होता है? प्राचीन सत्ता। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। ठीक है, सत्ता मतलब पावर। ठीक है, अब प्राचीन सत्ता आया ना, तो हड़प्पावासी जो थे ना, अब इस शासन था वहाँ पे, इस बात की तो तय है, लेकिन किस प्रकार का शासन था इस बारे में लेकर विद्वानों में मतभेद है। कोई बता नहीं पाया एग्जैक्ट। हाँ, ये कहते हैं, तुक्का मारते हैं कि ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि कैसा रहा होगा। लेकिन ये बात है कि शासन रहा होगा। ठीक है, अब कहते हैं ना भूत होता है। अब भूत कैसा होता है किसी को नहीं पता, लेकिन सबको पता है भूत होता है। ठीक है, डर लगता है ना रात को। ठीक है, उसी प्रकार था कि वहाँ पे शासक तो था, लेकिन कैसा था? देखिए, इसके कुछ प्रमाण मिले हैं, तभी इतिहासकार जो थे ना उन्होंने बताया कि शासन था। देखिए क्या होता है? एक रूपता था। एक रूपता मतलब समझते हैं? समानता। एक रूपता। ठीक है, किस में था? मुहरों में एक रूपता था। मुहरे जो थी एक रूप, यानी एक साइज में एक तरह से बनाई गई थी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं था किसी पे कुछ पे कुछ। जब भारत सरकार है ना, अब अशोक स्तंभ है ना, जितने भी रुपये मिलते हैं भारत के, ठीक है, उसमें क्या होता है? अशोक स्तंभ मिलता है ना, उसको उस पर लगा देते हैं। ठीक है, ये पता लगता है भारत का है। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? एक रूपता। ईंट जो थी ना, ईंटों का एक साइज था। ईंट क्या मिलता है? आज का ईंट हम ऐसे देखते हैं ना। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में भी ईंटें ऐसे ही मिलती थी। ठीक है, यानी उसका जो साइज क्या था? 4:2 में था। तो हर जगह के लगभग ईंटें सेम मिली है। नियोजित था। ये चीज़ें क्या थी? नियोजित थी, प्लान थे। जो शहर थे बिल्कुल प्लान से बनाए थे, कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे सामान होगा, कहाँ पे क्या होगा, पूरी नियोजित तरीके से। कहाँ पे नाला होगा, कहाँ पे मार्ग होगा, भवन का दरवाजा किधर होगा, भवन मतलब घर का दरवाजा किधर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है भाई? कच्चा माल कहाँ से आएगा। ठीक है, हर देश की ना कच्चे माल प्राप्त करने की नीतियाँ होती है। सरकार क्या करती है? इसको तय करती है कच्चा माल कहाँ से आएगा। ठीक है, अगर आपको सामान मंगाना है, जैसे अभी आपने देखा होगा वैक्सीन को लेकर कि अमेरिका सरकार को भारत ने बोला कि हमें वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन के लिए जो कच्चा माल था वो कहाँ से मंगाया? अमेरिका से मंगाते हैं हम लोग। ठीक है, चाइना से मंगाते हैं, बहुत जगह चीज़ों से आती है। तो कौन ये सब तय करता है? एक शासक ही तय करता है ना। आपको दवाई बनाने वाली कंपनी तो सीधे अमेरिका से डील नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आप सीधे बात नहीं कर सकते। ठीक है, आप सरकार की मदद से जाते हो। ठीक है, आप उसके बाद सरकार के बाद परमिशन मिल जाता है, उसके बाद आप स्वयं काम करते हो। तो चीज़ों में क्या थी? एक रूपता थी। ठीक है,
मृत भांड जो मिले हैं, बर्तन मिले हैं, वहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रक्चर मिले हैं। उसके बाद जो था मुहर है, बाट है, बाट मतलब वजन, ठीक है। आपने अगर रेडियो सुनते हो, अगर आप लोगों ने रेडियो को सुना हो, ठीक है, अगर पहले एक एड आता था, प्रचार आता था कि जागो ग्राहक जागो, एक व्यक्ति होता है वो 10 मीटर तार लेने जाता है, ठीक है, 10 मीटर तार लेकर आता है। जब घर पर देखता है तो उसकी लेंथ कुछ कम पड़ जाती है, दुकानदार के पास जाता है, फिर बोलता है भाई साहब ये तार तो कम है। बोलता है नहीं जी हमने तो 10 गज दिए हैं। तो कहता है भाई साहब आपने सुना नहीं था, मैंने 10 मीटर मांगा था, 10 गज नहीं मांगा था। दुकानदार कहता है देख भाई हमारे यहाँ तो गज ही चलती है। फिर कहता है नहीं, जब कंपनी आपको मीटर में तार नाप के देती है तो आप हमें मीटर में दो। मीटर जो होता है ना वो थोड़ा सा, मान लीजिए गज इतना बड़ा होगा, ठीक है, तो मीटर इतना बड़ा होता है, यानी इतना तार तो वो बचा लेता था ना, ठीक है। तो इतना कर करके बहुत ज़्यादा तार हो जाता है, ठीक है। तो कैसे पता लगता था? एक रूपता है। भारत सरकार इसके खिलाफ है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कपड़ा मीटर में मिलता है, ठीक है, कहीं 1.25 मीटर एक ही कपड़े को अलग अलग चीज़ अलग अलग लोग नापते हैं। चीज़ें समझ में आई? तो यानी चीज़ों में क्या थी? एक रूपता थी। इससे ये तो बात एक सामने आ गया कि वहाँ पे क्या था, एक रूपता था, यानी कोई ना कोई शासक रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सार्वजनिक भवन मिले हैं। एक रूपता के बाद छोड़ो, उसके बाद सार्वजनिक भवन मिले हैं। पार्क कौन बनाता है? सरकार बनाती है, ठीक है। सामुदायिक भवन कौन बनवाता है? सामुदायिक भवन जो होता है शादी ब्याह के लिए कौन बनाता है? सरकार बनाती है। प्राइवेट भी होता है, ठीक है, बैंकट और पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। सार्वजनिक भवन था वो कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी। सरकार मतलब जो वहाँ पे शासन कर रहा है वो बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें मिला है अगला जो टॉपिक आता है प्रसाद, प्रसाद, ठीक है, और शासक। प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है महल, महल, ठीक है, महल मिला है, ठीक है। महल का मतलब है नहीं आज तरह के बिल्कुल राजा महाराजा और नहीं, उस समय के हिसाब से जो भी मिला है, लेकिन उसके अंदर कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। लेकिन जो इतिहासकार है उसको क्या मानते हैं? एक महल मानते हैं, ठीक है। कोई शासक का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि शासक था कि नहीं था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला है, लेकिन उसमें क्या नहीं मिला है? भव्य वस्तु। भव्य वस्तु का मतलब तो कोई बड़ा आकर्षक ऐसे कोई चीज़ें नहीं मिली है। उसके बाद आता है कि पत्थर की एक मूर्ति मिली है। पत्थर की क्या मिलती है? एक मूर्ति, उसको बोलते हैं पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित का मतलब समझते हैं? पुजारी, पुजारी, ठीक है। पुरोहित मतलब पुजारी, यानी पुजारी की एक मूर्ति मिली है। उसी को लोगों इतिहासकारों ने कहा कि ये शासक रहा होगा, ठीक है। इस पर भी डिबेट है कि पुजारी कैसे शासक हो सकता है। क्यों? लोगों ने कहा कि जो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया जो था वहाँ पे पुजारी वर्ग का शासन था, तो हो सकता है कि समकालीन था। समकालीन मतलब समझते हैं? समकालीन, समकालीन का मतलब था एक ही समय में, एक ही समय में, ठीक है। क्या होता है? एक ही समय में। समकालीन मतलब कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में, ठीक है। जैसे बोलते हैं भगवान महावीर बुद्ध के समकालीन थे, यानी भगवान बुद्ध और महावीर एक ही टाइम के थे। जैसे हम बोलते हैं अभी नरेंद्र मोदी, ठीक है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन? इमरान खान, है ना। वो क्या है? एक दूसरे के समकालीन है, यानी दोनों एक टाइम में थे। समकालीन का मतलब वो कभी भी वर्तमान में भी हो सकते हैं और भूतकाल में भी हो सकते हैं, एक ही टाइम पीरियड पे, तो क्या होंगे? समकालीन होंगे। समकालीन का मतलब एक ही समय में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी वो क्या थी? समकालीन थे। तो समकालीन थे तो वहाँ पे पुरोहित वर्ग का राजनीतिक दबदबा था। तो इतिहासकारों ने माना हो सकता है कि समकालीन था, तो यहाँ पर भी क्या हो? राजनीतिक सत्ता में पुरोहित वर्ग हो। पुरोहित वर्ग मतलब पुजारी वाले रहे हो। पुजारी मतलब जो समाज में पूजा पाठ कराता है उसे पुरोहित कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, ठीक है। मेसोपोटामिया में ही जो पुरोहित थे, ठीक है, लेकिन हड़प्पा में इसकी संभावना कम है। क्यों? जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पे मंदिर मिले। अगर 11th क्लास का सेकंड पार्ट है शायद, ये अगर मैं जहाँ तक सही हूँ, वहाँ पे हड़प्पा से मोहनजोदड़ो बारे में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मोहनजोदड़ो नहीं, मेसोपोटामिया के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे मंदिर मिले हैं, वहाँ पे मंदिर मिले। पूर्व आपने सुना होगा, ठीक है। वहाँ पे मून चंद्रमा का देवता है ना, ये सब मिला हुआ है। लेकिन हड़प्पा में मंदिर नहीं मिला है। हड़प्पा में जब मंदिर नहीं मिला है तो पुरोहित कहाँ से होगा? यानी पूजा कौन करेगा? इसको लेकर डिबेट जो इतिहासकार है उसमें मतभेद है कि जब मंदिर नहीं है तो पुरोहित कैसे हो सकता है। ये भी बात उनका सही है। एक वर्ग कहता है कि हो सकता है कि मंदिर ना हो पुरोहित हो, ये भी बात हो सकता है। भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब समझते हैं, ठीक है। अनुष्ठान का मतलब होता है धार्मिक क्रियाकलाप। अब धार्मिक क्रियाकलाप कौन करता है? ये पुरोहित लोग करते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसी मान्यता थी कि वहाँ पे जो अनुष्ठानिक कार्यक्रम था वो कौन करता है? पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग का ही दबदबा रहा हो। अगर आप ऋग्वेदिक पढ़ेंगे 2nd नंबर और 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में पूरा डिटेल से, उसमें देखेंगे कि पुरोहित वर्ग क्या करता था। वो समाज में दबदबा था उनका, ठीक है। नहीं, राजनीतिक में भी उनके शक्तियाँ थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार उसमें कहते हैं कोई शासक नहीं था।
ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कोई शासक नहीं था, कुछ इतिहासकार कहते हैं शासक भाई नहीं है, कोई कहता है शासक नहीं था, कोई कहता है एक शासक नहीं था, अलग अलग शासक थे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, भारत का हेड कौन है अभी, ठीक है, बोलते हैं प्रधानमंत्री है, ठीक है, मान लेते हैं प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति होता है, देश का प्रधान राष्ट्रपति और सरकार का प्रधान यानी सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि देश का प्रधान अभी राष्ट्रपति है, क्या पूरे भारत में उसी का शासन है? नहीं, अलग अलग राज्य में मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, गवर्नर है, दिल्ली में गवर्नर होता है, ठीक है, और क्यों वहाँ पे यूटी है, वहाँ पे सीएम भी है, यूटी भी है, वो सीएम मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है, कोई कहते हैं एक शासक नहीं था, कहते हैं फिर बहुत सारे शासक थे, अलग अलग शासक थे, अलग अलग, यानी हड़प्पा के लिए अलग और मोहनजोदड़ो के लिए अलग अलग शासक थे वहाँ पे। कहाँ पे? तो हड़प्पा सभ्यता में थे, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, ये समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद है सभ्यता का अंत। ठीक है, हर ईद क्या थी, एक अच्छी बात थी कि हमने सभ्यता हड़प्पा के बारे में पढ़ा, बाढ़ पढ़ा, उनके मन के पढ़ा, क्या क्या काम थे उनके, शासक थे। ठीक है, फिर अंत भी आता है। देखिए, हर चीज़ जन्म लेता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी, ये बोलते हैं ना, इस्लाम में देखोगे बोलेंगे कि क़यामत का दिन आएगा, सबका हिसाब होगा। ठीक है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग फिलोसफी है ना, यानी क्या है, यहाँ से चीज़ें शुरू होती है, ऐसे पीक पे धीरे धीरे चलती है, पीक पे पहुँचती है, फिर डिक्लाइन होती है, डिक्लाइन मतलब गिरती है, यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी यहाँ शुरू हुआ, ऐसे चलता रहा। ठीक है, और यहाँ पे आके खत्म हो गया, हड़प्पा सभ्यता भी क्या हुआ, खत्म हो गया। जब खत्म हुआ ना, अब खत्म होने के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब 1800 आते आते 1820 में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एडी और बीसी का अंतर समझाएंगे। वो वाला बीसी नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है? ठीक है, इसको ही क्यों चुना गया भाई? ठीक है, इसके पीछे एक डिबेट है, वो भी समझाने का प्रयास करूंगा। ये 10 मिनट की वीडियो बनेगी। उसके बाद आपके जो इतिहास को लेकर नजरिया है, डेट को, आप लोगों को डेट याद नहीं हो पाता, अगर ये चीज़ मैं समझा दूंगा तो निश्चित है कि आप लोगों को डेट याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तनी जब 1800 BC तक आते आते शहरों का क्या हो रहा है, डिक्लाइन, यानी शहरों का विघटन होना शुरू हो गया, विघटन यानी गिरना शुरू हो गया, यानी 1800 BC तक, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, जो मैच्योर वाला आपको जो पढ़ना होता है वो 2600 BC से लेकर 1900 BC तक पढ़ना होता है। ठीक है, अब 1800 आते आते शहरों का हास्र होना यानी विघटन होना शुरू हो चुका था। ठीक है, नए बस्तियां आ रही थी, हरियाणा में हो गया, आपके गुजरात में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए नए बस्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा था। यानी प्रादुर्भाव का मतलब होता है नए नए बस्तियों का आगमन हो रहा था। ठीक है, जब आगमन होगा, देखो नया चीज़ आ जाता है, पुराना चीज़ खत्म हो जाता है। पहले 3G था, 4G आया, खत्म हो गया, 4G आया। ठीक है, उसके बाद 5G आया। ठीक है, तो चीज़ें क्या थी, एक चीज़ को रिप्लेस कर देती है, चीज़ें बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, फिर समानता समाप्त हो गया, समानता। ठीक है, समानता जो था ना, हमने बोलते थे एक रूपता किस में था, मोहरों में था, ईंटों में था। ठीक है, समानता किस में था, यानी एक रूपता किस में था, ईंटों में था। ठीक है, बाट में था, व्यापार के लंबी दूरी के लिए, कच्चा माल के लिए जो नीतियाँ थी वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। जो कच्चा माल भी था ना, अब लोकल लेवल पे बनाए जाते थे, इंटरनेशनल लेवल पे या बाहर बेचने के लिए नहीं। अब जो कर्नाटक से सोना आता था वो भी बंद हो गया था। ठीक है, अफगानिस्तान से तांबा आता था, लाजवर्द आता था, ठीक है, मड़ी जो आता था वो भी बंद हो गया था, ओमान से तांबा मंगाते थे, वो भी चीज़ें क्या होती धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। इससे पता लगता है सभ्यता का अंत शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो बाट थे ना, बाट, ठीक है, वो भी डिक्लाइन होते हैं। अब क्या साइज अलग अलग बनने लगे थे। ठीक है, अब अभी भारत सरकार में अगर 1 किलो कहीं लोगे, इंडिया में अगर आप मान लो दिल्ली में आपने कोई सामान 1 किलो लिया, अगर बिहार में तोलो, पूरा और कश्मीर में जाओ, कन्याकुमारी, उसको तोलोगे तो 1 किलो ही, यानी 10 रुपये में अगर एक समोसा मिलता है ना, 10 रुपये जो लिखा है ना, इसका पूरा भारत में एक ही वैल्यू होगा। लेकिन मान लो कि भारत सरकार ना रहे, ऐसा ना हो, लेकिन मान लो भारत सरकार ना रहे, ठीक है, अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने मुद्राएं चला देंगे। बिहार का अलग पैसा होगा, यूपी का अलग पैसा होगा, राजस्थान का अलग पैसा होगा। ठीक है, क्या होगा, मानकीकृत जो है ना, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। सोना होता है ना, शुद्ध सोना, 1991 कैरेट का खरीदते हैं। ठीक है, ये शुद्ध सोना बोलते हैं। मार्केट में जाओगे तो इतने कैरेट का ही बना हुआ सोना मिलता है। अगर मान लो कि सरकारें इसको हटा दे, बोल दे कि इनसे नहीं बनाता, अलग अलग लोग 30% वाला भी माल आपको बना के दे देंगे, जो कि घटिया किस्म का होता है। उसके पीछे लिखा होता है, ध्यान से अगर देखेंगे आपने, अगर सोना वोना खरीदा हो तो। ठीक है, मानकीकृत का मतलब होता है मानकीकृत, मानकीकृत स्टैंडर्ड होता है। एक स्टैंडर्ड समझते हैं, मानकीकृत मतलब मानक होता है कि इस आधार पे आपको चीज़ें बनानी है, अगर इतने में आपके प्योरिटी नहीं है वो चीज़ें खराब है। मानक का मतलब होता है एक नियम तय करना, मापदंड तय करना कि यहाँ तक एक भी होने चाहिए। जैसे आपका मानकीकृत क्या है कि 33% आएगा वही पास है, ऐसा होता है ना। जैसे आपने देखा होगा जिसके 65% होते हैं 11th क्लास वाले को, वही जाता है आउट सेशन टूर, है ना। क्या एक मानक है कि आपके कितने % आना चाहिए,
65% होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो मानकीकृत जो चीज़ें थी हड़प्पा में, वो क्या धीरे धीरे खत्म हो रही थी, है ना। ये तो पढ़ेंगे ही कि हड़प्पा सभ्यता के क्यों अंत हुआ, क्या क्या कारण थे, लेकिन पूछे उसके क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, स्रोत क्या मिलते हैं, खत्म हो रहा था। वैसे तो नहीं था कि एकदम से बंदा ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। तो क्या क्या था, कमी हो रही थी। तो जो मानकीकृत थी, एक रूपता थी चीज़ों में, वो चीज़ें कम हो रही थी, ठीक है। जो सार्वजनिक भवन निर्माण होता था, वो चीज़ें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बंद हो रही थी। इसका मतलब था कि चीज़ों का क्या होता था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। आपने अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो चीज़ों को, तो डिक्लाइन जब पढ़ेंगे ना किसी चीज़ का, तो उसमें अर्थव्यवस्था का डिक्लाइन होना, व्यापार का डिक्लाइन होना, राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं, मतलब कमज़ोर होना, ठीक है, शासक का कमज़ोर होना। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी चीज़ें था, ठीक है। आवास का जो निर्माण था ना, अब कहीं भी लोग घर बनाना शुरू कर दे रहे थे, पहले ऐसा नहीं था। घर कहाँ बनेगा, इसके लिए तय सीमा होती थी। कौन तय करता था, शासक था, यानी जो भी वहाँ पे शासक करता था, वो लोग इसको तय करते थे कहाँ पे शासन होगा, कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। लेकिन क्या था, आप कोई भी बंदा घर बना लेता था। अगर आप एक कॉलोनी में घर खरीदते हैं ना, ठीक है, तो आप घर ऐसे नहीं बना सकते जिधर मर्जी उधर दरवाज़ा और छाजा निकाल दिए, नहीं। वहाँ पे एक बढ़िया सा रूल होता है कि आपको इतना दूर में बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो अनऑथोराइज कॉलोनी होता है, वो क्या था, घर कहीं, दरवाज़ा कहीं, ठीक है, सीढ़ी कहीं, बाहर से लटकने का कहीं और कुछ भी बना देते हैं ना। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मानकीकृत चीज़ें थी, घर कहाँ बनेगा, रोड कहाँ बनेगा, वो चीज़ें क्या हो रही थी, 1800 के बाद, 1800 BC के बाद क्या डिक्लाइन हो रही थी, कम हो रही थी। कहीं भी लोग घर बनाना शुरू कर दे रहे थे। सार्वजनिक जो संरचनाएं थी, भवन मिला है, उसका निर्माण कम हो गया था, ठीक है। सार्वजनिक जो भवन थे, स्नानागार वगैरह मिले हैं, माल गोदाम मिला है, ये सब बनना खत्म हो रहा था, ठीक। क्यों, अगर शासन होता तो उसको मरम्मत करवाता या दूसरा बनवाता, ठीक है। लेकिन वो सब चीज़ें क्या हो रही थी, धीरे धीरे बंद हो रही थी, ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे मज़ेदार बात थी, पहले ये नगरीय सभ्यता थी, नगर थे, ठीक है। अभी हड़प्पा सभ्यता ना नगर से गाँव की तरफ शिफ्ट हो गया, नंबर की तरफ से गांव में शिफ्ट हो गया, मतलब इधर से उधर हो गया, ठीक है। और डिक्लाइन हो गया। अब कोई कहे कि दिल्ली एक कभी नगर थी, बाद में गांव हो गई। हमें जो दिल्ली है, मेट्रो से आप बस पे आ जाओ, बस से सीधे बैलगाड़ी पे आ जाओ, ये चलेगा, चीज़ें नहीं चल पाएगा, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था, नगर थे, नगर से सीधे वो गाँव में आ रहे थे, बड़ा अजीब हो रहा था, ठीक है। तो क्या डिक्लाइन होगा तभी तो, जैसे मान लो मेरे पैसा होगा, मैं फ्लाइट से घूमूंगा, उसके बाद किस पे आ जाऊँगा, पैसा खत्म होगा, साइकिल पे आ जाऊँगा, तो मेरा डिक्लाइन हो गया ना, बर्बाद हो गया ना मैं। तो उसके संकेत मिलते हैं, पहले तो बाइक पे घूमता था, लेकिन अब साइकिल पे घूम रहा है, क्या है, बर्बादी की निशानी है। चीज़ समझ में आई। उसके बाद आता है हाउ, ये कैसे पता लगा, ठीक है। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था वो खत्म हुआ, ये हम सबको पता है। इसमें 4-5 कारण लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी कि उसका विघटन कैसे हुआ। तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। क्या कारण थे, तो जलवायु परिवर्तन। आजकल ग्लोबल वार्मिंग सुनते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो क्या था, जलवायु परिवर्तन आज की चीज़ें नहीं है, बहुत पहले के, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हुआ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विघटन कैसे हुआ, तो उसमें लिखना क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है ताप का बढ़ना, यानी टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है, ठीक है। अभी एक IPCC, ठीक है, IPCC की रिपोर्ट आई है, ठीक है, IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, इसकी एक रिपोर्ट आई है, 6ठी रिपोर्ट आई है। अगर चाहो तो इसको पढ़ना, उसमें देखना कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, हम कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद है नदियों का मार्ग बदलना, नदियों का मार्ग बदलना, ठीक है। जो नदी थी ना, अपना मार्ग बदल दी, ठीक है। मान लो कि नदी ऐसे घूम रही थी, हड़प्पा सभ्यता यहाँ बसा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, गलती से हड़प्पा नदी तो ऐसे बह रही है, लेकिन यहाँ से घूम गई, यानी ये वाला हिस्सा इधर आ गया, यानी ये वाले लोग जी पाएंगे, क्यों, जीने के लिए आपको पानी के स्रोत चाहिए ना, पानी चाहिए ना, पानी कहाँ से मिलेगा, नदियों के स्रोत से। नदी ने मार्ग बदल लिया तो पानी नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि नदी सूख जाए, नदी सूख सकती है, ठीक है। हो सकता है भूकंप आ जाए, भूकंप, यानी हड़प्पा सभ्यता कैसे डिक्लाइन हुआ, तो जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना या सूखना, मार्ग बदलना या सूखना, ठीक है, या फिर भूकंप का आना, ठीक है। ये सब क्या थे, कारण थे। बाढ़ आना, ठीक है, नदियों में क्या आता है, बाढ़ भी आता है, ठीक है। नदियों का मार्ग बदल सकता है, सूख सकता है, उसमें बाढ़ आता है, अधिक पानी दे। बिहार देखते हो ना, हर साल डूबता है, ठीक है। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के कुछ रीजन हर साल डूबते हैं, क्यों, वो नदियों के किनारे हैं, ठीक है। बिहार तो हर साल डूबता है, उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन हर साल डूबता है, ठीक है, क्यों, बाढ़। अब बार बार अगर एक ही जगह बाढ़ आएगा, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, वहाँ पे 7 बार बाढ़ आने के निशान मिले, बड़ी वाली क्लास में आप पढ़ोगे, ठीक है, जो बहुत डिटेल से पढ़ोगे। तो क्या क्या पढ़ा है मैंने, जलवायु परिवर्तन से खत्म होना, ठीक है, बाढ़ का आना, भूकंप का आना, ठीक है। महामारी के भी संकेत मिले हैं, महामारी। हड़प्पा सभ्यता के एंड में क्या लिखोगे, महामारी हो सकता है। और क्या क्या हो सकते हैं चीज़ें, सोचो,
भूमि का अत्यधिक प्रयोग। जो भूमि है ना, आजकल जाओगे पंजाब की जो मिट्टी है ना, वहाँ पे उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गई। क्यों? इन्होंने खाद का प्रयोग किया। अधिक चीज़ों को प्रयोग करोगे तो जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे उतना ज़्यादा ही चीज़ें खराब होगी। तो हो सकता है कि उन्होंने मिट्टी का ज़्यादा प्रयोग किया हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी चीज़ों को क्या होगा, मिट्टी का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो उसकी जो उर्वरा शक्ति है यानी फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होता खाओगे कहाँ से, नहीं खा पाओगे तो एक स्थान से दूसरी जगह माइग्रेट करोगे, ठीक है। माइग्रेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक है। हो सकता है उसके लिए 2-3 कारण होते हैं, हम क्यों माइग्रेट करते हैं किसी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, ठीक है। हो सकता है बाहरी आक्रमण, ठीक है। हो सकता है कि बाहरी लोगों ने आक्रमण किया, ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं, ठीक है। आप जब पेज नंबर 24 या 22 पे पढ़ोगे वहाँ पे बाहरी आक्रमण के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद का एक देवता था इंद्र, ठीक है, उसको पुरंदर कहते थे। पूर्व का मतलब होता है किला, ठीक है, या फिर गढ़ वगैरह होता है, उसको उन्होंने बर्बाद किया था। इन्होंने ऐसी मान्यता है, अंग्रेजों की मान्यता है कि पुरंदर यानी जो भगवान इंद्र थे इस हड़प्पा सभ्यता को बर्बाद किया, इसको बाहरी आक्रमण मिलता है। इसको मतलब एक तुलना की गई है, ठीक है। ये था कि नहीं था किसी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हाँ ये हो सकता है, संभावित कारण हो सकते हैं, ठीक है। वनों की कटाई, अब वनों की कटाई आप लोग पढ़ते हैं ना, अब वनों की कटाई हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उन्होंने भी पेड़ काटे होंगे तो उनको भी बर्बादी मिली, ठीक है। जब हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हो सकती है तो हमारी सभ्यता क्यों नहीं, यानी जो आजकल की मॉडर्न सभ्यता है वो भी खत्म हो सकती है, वो इजीली खत्म हो सकती है। इसीलिए हमें वनों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। कितने लोग पेड़ लगाए हैं? मैंने तो हर साल एक पेड़ लगाता हूँ। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। एक स्टोरी है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग स्टोरी है, ठीक है। इसमें कनिंघम का वर्म था। कनिंघम जो था ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग है ना, सर्वेक्षण है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, ठीक है। 1861 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो पहला हेड था वो जनरल कनिंघम था। उसने को एक मुहर मिला, ठीक है, उसको मुहर मिला, किसी अंग्रेज ने दिया, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा यार ऐसी बकवास से मिल गया होगा कहीं से, क्या ही देखना है इसमें, है ना। कि उसकी जो रुचि थी ना वो अलग थी। उसकी रुचि जो थी, उसके टैलेंट जो था वो क्या था, साहित्य खोज और सांस्कृतिक खोजों पे फोकस था, यानी अभिलेखों पे। अभिलेख क्या होता है, किसी भी सतह जो होता है ना, पत्थर के ठोस सतह पे उरेक कर लिखना है, उत्कीर्ण कर लिखना, यानी इसको खुदाई करके लिखना, उसको अभिलेख कहते हैं, ठीक है। हो सकता है पत्थर का भी हो सकता है अभिलेख, ठीक है, तांबे का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का अभिलेख आपको मिल सकता है। अभिलेख का मतलब था किसी चीज़ पे खुदाई करके लिखना, ठीक है। वो क्या हो सकता है, तांबा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब जितना लकड़ी भी हो सकता है, ठीक है, हालांकि लकड़ी को अभिलेख में नहीं रखते हैं। उसके बाद आता है जो मुहर मिला ना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी जो फोकस कहाँ था, साहित्यक और सांस्कृतिक खोजों पे था, बौद्ध की संस्कृतियों पे पढ़ता था। उसके बाद आता है नवीन प्राचीन सत्ता, ठीक है, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो दयाराम साहनी ने की, ठीक है, खोज किया ना, किसके नेतृत्व में, तो जनरल सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1924 में उन्होंने इसकी खोज की, ठीक है। फिर जो मोहनजोदड़ो था उसकी खोज भी 1923-24 में हुआ। उसका जो खोज था वो रखालदास बनर्जी ने किया, ठीक है। सर जो 1924 में सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने सभ्यता को खोज किया, ठीक है। एक SN राव है, उन्होंने एक बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। उन्होंने SN राव साहब ने ये बुक लिखी है। उन्होंने कहा कि जहाँ पे सभ्यता को पाया था, यानी भारत को जहाँ पाया था जॉन मार्शल, उसे 3000 साल पीछे चीज़ों को लेकर चले गए, ठीक है। यानी जो हमारी सभ्यता थी, यानी ऋग वैदिक काल से हमें, यानी वैदिक काल से शुरू होता था। भारतीय जो इतिहास था कहाँ से शुरू होता था, वैदिक काल से। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता मिला वो 3000 साल और पीछे चले गए। अच्छा, पीछे जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है, ठीक है। इतिहास में आप जितने पुराने चीज़ों को मिलता है ना, आपका समाज में वैल्यू उतना बढ़ता है कि हम इतिहास में फलाना थे, ढिमकाना थे। अभी जो नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक में जीता है, तो लोग उसके बता रहे हैं कि उसके जो पूर्वज थे वो महाराणा प्रताप के वहाँ पे भाला फेंकते थे, ठीक है। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, हमें तो नहीं पता, ठीक है। अब चीज़ों को लोग जोड़ रहे हैं ना, चीज़ें नई नहीं मिलती है। तो उसी प्रकार जो हड़प्पा मिला था ना, हमें 3000 साल में पीछे छोड़ दिया किसने, जॉन मार्शल साहब ने। इससे पता लगता है कि हमारा इतिहास कितना गौरवमयी था, ठीक है। हम उससे पुराना कोई चीज़ खो जाता है तो और अच्छी बात है। इससे पता लगता है हम कितने पुराने बंदे थे, है ना। पुराने बंदे मतलब कितने दिमागदार थे पुराने टाइम में भी, है ना। अब वो नकली हो गए, वो अलग बात है, ठीक है। देखो ये जो 3000 साल में मेसोपोटामिया जो था हड़प्पा सभ्यता का समकालीन था, यानी मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता का समकालीन था। समकालीन का मतलब क्या होता है, एक ही समय में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हो, दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल चल रही हो, ठीक है। जैसे होता है ना समांतर रेखाएं,
कभी आपस में नहीं मिलती है ना, लेकिन दोनों एक साथ चलती है ना, ऐसा नहीं है, समांतर रेखाएं एक दूसरे के साथ चलती है लेकिन आपस में नहीं मिलती ना, ठीक उसी प्रकार समकालीन होता है, दोनों एक ही समय में आगे चलते रहते हैं। ठीक है, जो सर जॉन मार्शल थे वो बिल्कुल पेशेवर थे, पेशेवर का मतलब प्रोफेशनल बंदा था। ठीक है, काम बिल्कुल ध्यान से करता था। ठीक है, वो उसने अपना अनुभव एथेंस यानी यूनान से लेकर आया था। उसके बाद उसने दैनिक चीज़ों पर भी फोकस किया, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर मिला था कनिंघम साहब को किसी ने दिया था, उसमें उन्होंने फोकस नहीं किया, क्यों, उसमें ये तो बेकार चीज़ है। ठीक है, लेकिन जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस किया और उसको और अच्छा से जानने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए खुदाई दो प्रकार, उत्खनन बोलते हैं, खुदाई नहीं बोलते हैं इतिहास में, इसको बोलते हैं उत्खनन। ठीक है, उत्खनन बोलते हैं। ठीक है, उत्खनन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को खोदना। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, क्षैतिज ठीक है बेटा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज का मतलब होता है कि ऐसे, जब मान लीजिए ये मिट्टी है, ठीक है, यहाँ इसके ऐसे खोदोगे, ठीक है, एक लेयर में खोदोगे, यहाँ से ऐसे खोदोगे। लेकिन ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे, यहाँ से खोदना शुरू किया, यहाँ पर आ गए। ठीक है, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर। आपने अगर 9th 10th में पढ़ा होगा बढ़िया से पॉलिटी, उसमें सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब बराबर, जैसे बोलते हैं ना, सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब कौन क्या होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बराबर होती है, एक दूसरे पे बिल्कुल पावर बैलेंस मेंटेन करके रखती है। लेकिन ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर लोकल सरकार, है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए बोले, घर में क्या होता है, कोई मान लो कि आपकी बहन बाहर जा रही है, तो मम्मी क्या बोलती है आपकी, अरे तुम्हारी सोनू देख के तेरी बहन बाहर जा रही है, ठीक है, बोलते हैं ना भाई से पूछ ले, महिला जो माँ होती है क्या बोलती है, भाई से पूछ ले। अब कौन से भाई से, यानी सारे भाई की पावर क्या है, बराबर है, तो क्या बोलेंगे, क्षैतिज यानी बराबर। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, यानी सबसे पहले आपके दादाजी आएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा दादा के पावर, ठीक है, उसके बाद आपके पापा के पावर, है ना, पापा के पावर, ठीक है, आपके भाई के पावर, है ना, समझ में आ रहा है चीज़ें। यानी ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से यहाँ से खोदना शुरू किया, नीचे तक आ गए। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, ऐसे चलोगे आप, ठीक है, बिल्कुल बराबर ऐसे ऐसे खुदाई करोगे, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता था ना, इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने प्रयास कर रही है, वहाँ पे भी इतिहासकार खोजते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ लेकिन इतिहास को साझा करते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो खोज के रख लेते हैं, इतिहास को साझा करते हैं, हम भी लिखते हैं उनकी बातें, हमारी बातें वो भी लिखते हैं। ठीक है, 1980 के बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ, अमेरिका के भी लोग आते हैं खोजने, जर्मनी और इटली के भी लोग यहाँ पे समय समय पर आए हैं खोज करने के लिए। अतीत को जोड़कर देखने के, जो अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, देखिए अतीत जो है ना, अतीत उसको आज के साथ जोड़कर देखने में बहुत समस्या आती है। कुछ बातें सही हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है, कुछ मिथक हो सकती है, मिथक मतलब बनावटी बातें हो सकती है। ठीक है, बोलते हैं ना मिथक कथा है, मिथक कथा का मतलब होता है बनावटी बातें हो सकती है। ठीक है, लिपि का कोई सहारा नहीं है। ठीक है, जिस दिन हम हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि पढ़ लेंगे ना, उस दिन हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो हम बिल्कुल ही सोच नहीं पाएंगे भाई क्या से क्या होगा। हमने सोचा था किसी के बारे में ये बहुत अच्छा होगा, ये मान लेते बहुत अच्छा होगा, ठीक है, इसकी बाहरी चेहरा देखा था, लेकिन इसकी जो बारे में हमने पढ़ लिया ना, बहुत खतरनाक बंदा निकला, है ना। हो सकता है जिस दिन हम लिपि पढ़े, हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जानकारी मिले, या फिर हमने जितनी जानकारी मिली है, जितने हमने सोचा है कि इतना रहा होगा, हो सकता है कि बहुत कम रहा हो। ठीक है, तो हमें लिपि से कोई सहारा नहीं मिला है। दूसरा है वस्तु जो था ना, वो जैविक था। जो वस्तुएं होती है ना, जैविक और अजैविक होती है। जैविक और अजैविक समझते हैं। देखिए, जैविक वस्तुएं होती है जो जान प्राण हो, जिसके अंदर जैसे सांस ले सके। ठीक है, वो क्या होती है, समय के साथ खत्म हो जाती है। जैविक वस्तुएं क्या होती है, समय के साथ खत्म हो जाती है। जो अजैविक वस्तुएं होती है वो समय के साथ खत्म नहीं हो सकती। जब मिट्टी का बर्तन माना, जो खत्म हो सकता है, बहुत समय लगेगा। ठीक है, ये समझ में आई। ठीक है, तो मान लीजिए कि पत्थर का मूर्ति बनाया, ठीक है, क्या है, अजैविक है, ये बहुत लंबा समय तक चलेगा। इसको किसी ने छूछा नहीं किया तो पानी होने से बचा रहा तो। लेकिन जो हड्डी है, ठीक है, या कोई कपड़ा है, अनाज है, ये क्या होगा, जैविक है और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पेड़ पौधा है, ठीक है, ये क्या होगा, जैविक है और जल्दी ही खत्म हो जाता है। जिससे इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन जो अजैविक होता है इसके बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खोजों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण का मतलब होता है, ऑफ हो गया, ठीक है। तो खोजों का वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, अब क्या दैनिक आधार पर, ठीक है, उसका होता है प्रयोग के आधार पर हम चीज़ों को बांट सकते हैं। सामान्य वस्तुएं होती है ना, ईंट का, मिट्टी का, धातु का, लकड़ी का, हाथी का दांत का, ठीक है, लेकिन कुछ होता है जटिल। ठीक है, जटिल मतलब बहुत मुश्किल से बना है। अब मुश्किल से बना है तो उसको मुश्किल जगह भी रखा होगा, किसी को आसानी से हाथ ना लग जाए। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, कोई चीज़ किस प्रकार से उपयोग हो रही है। ठीक है, जैसे औजार, यह है औजार और हथियार,
यार। औजार और हथियार में अंतर समझते हैं। देखिए औजार होता है हमारे चीज काम को आसान करता है, उससे सामान बनाते हैं, ठीक है। हथियार क्या होता है किसी को मारने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास चाकू है, चाकू सबके घर में होता है ना, वो क्या है एक औजार है, सब्जी उब्जी काटने का, हमारे कुछ भी काम आता है, ठीक है। लेकिन हथियार कब बन जाता है, उसी से किसी का मर्डर कर दे वो हथियार बन जाता है। तो मान लीजिए चाकू मिला हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, या भाला मिला या फिर कोई चीज़ मिली, अगर वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि औजार था कि हथियार था, अगर वो देखना पड़ता है उसका प्रयोग क्या था, ठीक है। मिसाइल दो होता है ना, एक मारने के लिए भी, ठीक है, और दूसरा सुरक्षा के लिए भी। तो एक हथियार होता है एक औजार होता है। पेन जो होता है ना वो लिखने का क्या है, औजार है, हमारा काम करता है, आसान करता है। औजार क्या होता है, काम आसान करता है, ठीक है। जो हथियार होता है मारने पीटने का काम आता है, ठीक है। तो ये पता नहीं लगाते पाते हैं इतिहासकार कि औजार है कि ये हथियार है। चाकू मिला है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिली है, चाकू मतलब दूसरी चीज़ मिल सकता है, इसे पता नहीं लगता था कि औजार है कि हथियार है। उसी प्रकार जैसे वहाँ पे ना जो बाट मिले हैं ना, बाट यानी वजन करने वाले सामान, वो लिंग आकार के मिले हैं। लिंग समझते हैं ना, ठीक है। ये भगवान शिव के रूप में उनके प्रतीक के रूप में पूजा माने जाने वाला एक पत्थर है। अब मान लीजिए कोई बाट ऐसे मिला है, ठीक है, ठीक है। अब इसको लिंग माने कि बाट माने, भाई ये समस्या है। कोई कहता है लिंग है, कोई कहता है बाट है, हम दोनों ही पढ़ते हैं, लिंग और बाट दोनों मिले हैं, ठीक है। क्यों, हमें तो ज़्यादा मतलब नहीं रखना चीज़ों से, है ना। फिर होता है अप्रत्यक्ष प्रमाण। अप्रत्यक्ष प्रमाण समझते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई पेंटिंग मिला, उसमें कपड़ा बना है, जैसे पेंटिंग में कपड़ा बना हुआ, हो सकता है कि रियल लाइफ में भी वैसी कपड़ा पहनेंगे हम। जैसे मान लीजिए कोई मेरा पेंटिंग बनाएगा तो उसमें क्या होगा, जैसे मैं हूँ वैसे ही बनाएगा ना, अलग से तो मेरा फेस नहीं करेगा, ठीक है। यानी उसको जो दिमाग में चलेगा मेरा फेस चलेगा। वैसे ही जो हम अपने भगवान को कपड़ा पहनाते हैं, कैसे कपड़ा पहनाते हैं, जैसे हम पहनते हैं। अपने भगवान को कौन सा खाना ऑफर करते हैं, जो हम खाते हैं। क्यों, प्रसाद आखिर में हम ही लोग खा लेते हैं ना, इसीलिए हम भगवान को अपने कौन से ऑफर करते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं। वैसे ही जो मूर्ति मिली है, जो पुरोहित की जो मूर्ति मिली है, उस पर जो कपड़ा पहना रखे हैं, उससे ये पता लगता है कि वहाँ के कपड़े लोग वैसे ही कपड़ा पहनते होंगे, तभी उसका राजा भी ऐसा कपड़ा पहना रखा है, ठीक है। फिर व्याख्या की समस्या आती है। व्याख्या मतलब होता है इसको बारे में समझाना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। तो व्याख्या करने की समस्या, ठीक है। व्याख्या का मतलब होता है विस्तार से समझाने की समस्या थी। क्या थी, धार्मिक और अधार्मिक, ठीक है। कोई चीज़ें मान लो पेड़ मिला है, तो लोग समझ नहीं पाए कि ये पेड़ जो मिला है उसकी फोटो, ये धार्मिक था कि अधार्मिक, ठीक है। हो सकता है पेड़ किसी ने खुशी के लिए बनाई हो। कोई कहता है नहीं जी, हिंदू धर्म में पेड़ों की पूजा होता है, पीपल का पूजा होता है, तो धार्मिक रहा होगा। बैल का पूजा होता है ना हमारे हिंदू धर्म में, तो क्या होता है, बोलते हैं कि धार्मिक रहा। हो सकता है कि धार्मिक ना रहा हो, काम करने के लिए रखा हो, वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। धार्मिक और अधार्मिक में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक मातृदेवी का मतलब होता है कि एक महिला की मूर्ति मिली है, ठीक है। अब ये मूर्ति क्या होता है, किसी ने शौक से घर में रखा हो बना के, कोई ने कहा नहीं भैया ये तो मूर्ति है, ठीक है। एक मूर्ति मिला है, उसके गर्भ से पेड़ पौधा निकलते हुए दिखाई दे, इसको बोलते हैं उर्वरा की देवी रही होगी, ठीक है। हो सकता है किसी ने कला हो, डिजाइनदार बंदा हो, दिमागदार, उसने बना दिया हो, लेकिन इसको क्या मानते हैं, मातृदेवी मानते हैं, उर्वरा की देवी मानते हैं, कि बताते हैं कि ये प्रजनन की शक्ति की देवी है, जिससे कि किसी भी चीज़ को पैदा करने की शक्ति है। उसके बाद आता है नारी जो मिली है, उसके यहाँ आभूषण पहनी है। जो नारी है ना, आभूषण पहनी है। हो सकता है कि नारी ने आभूषण पहनी हो कि उसका पति बहुत अमीर है, उसको फोटो बनवा दिया और लोग मानते होंगे नहीं जी ये तो देवी है, ठीक है। ये क्या है, देवी। जैसे आपने राधे माँ का किस्सा सुना है ना, टीवी पे आती है राधे माँ, ठीक है। और वो देवी है कि क्या है वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद कालीबंगन जो है, कालीबंगन, ठीक है। यहाँ से ना वेदिकाएँ मिली है, कालीबंगन और लोथल से ना, लोथल, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि कालीबंगन कहाँ है और लोथल कहाँ है, ठीक है। ये मैं देखूंगा, ठीक है। वेदिकाएँ, वेदिका क्या होती है भाई, वेदिका, ठीक है। वेदिकाएँ क्या होती है आपको पता है, जहाँ पे हवन किया जाता है, ठीक है। शादी ब्याह होता है ना, ऐसे ओम मंगलम भगवान ऐसे घुमाते हैं, 7 फेरे जहाँ लेते हैं, आग जलता है ना, उसको वेदिकाएँ बोलती हैं, ठीक है। इसमें स्वाहा करते हैं। आप हिंदू धर्म में किसी पूजा पाठ में जाते हैं तो हवन होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ सामग्री डालते बोलते हैं स्वाहा स्वाहा, ठीक है। वो चीज़ें मिली है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये उसके लिए ये उपयोग होता था, कि हो सकता है कोई मुर्गी पकाता हो यहाँ पे, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, लोगों को जो व्याख्याएँ की समस्या ये है कि हो सकता है ये धार्मिक रहा हो, अधार्मिक रहा हो सकता हो, कोई यहाँ पे आग तापता हो, डिजाइनदार बना के पैसे वाला हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि किससे जोड़कर देखते हैं, तो इसको एक धर्म से हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं। उसके बाद आता है पौधों का, ठीक है। पौधा के जो पौधा है ना, मैंने बताया इसको प्राकृतिक की पूजा, ठीक है। हिंदू धर्म में पौधों की पूजा को बोलते हैं प्राकृतिक की पूजा, ठीक है। नाग की पूजा होती है, ठीक है, नाग पंचमी में, ठीक है। तो बोलते हैं प्राकृतिक पूजा हो रही है, ठीक है। प्राकृतिक को हम क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। एक जानवर मिला है, एक सिंगी, ठीक है, एक सिंगी जानवर मिला है, यूनिकॉर्न मिला है, ठीक है। उसकी भी पूजा होती थी। अब पता नहीं इसकी पूजा होती थी कि फेमस था कि इसका ज़्यादा शिकार होता था इसलिए रखा था, कि वहाँ के राष्ट्रीय पशु था, पता नहीं क्या था, लेकिन वहाँ पे ये मिला हुआ, जिससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों को भी पालते थे। हो सकता है इनके लिए पूजा के लिए रहा हो।
उसके बाद आता है लिंग जो मिला है, पत्थर की मूर्तियाँ मिली है, ठीक है। लिंग जो है भगवान शिव का एक रूप है, उसके बारे में पूजा किया जाता है। उसके बाद आता है जो ऋग वेदिकाएँ समझा दी मैंने। समन, समन का मतलब समझते हैं, समन, समन का मतलब वे पुरुष या स्त्री जो बाहरी दुनिया से संपर्क रखे। अगर आपने इसको पता नहीं है समन क्या होता है तो आप वो वाला फिल्म देखिए, ओ माय गॉड, उसमें समन के बारे में बिल्कुल पता लग जाएगा। जो बाहरी दुनिया से संपर्क रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, समन। हमारे यहाँ तो ओझा गुनी बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म में भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिसको तांत्रिकवाद कहते हैं, ठीक है। तंत्र मंत्र से ऊपर से बात करते हैं, जा छू मंत्र हो गया तेरा काम, है ना, वो वाले चीज़ें हुई है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई, समन क्या होता था, ठीक है। उसके बाद जो ऋग्वेद है ना, जो यहाँ पे एक मूर्ति मिला है, ठीक है, एक सील मिला है, सील पे एक छाप है, उसको बोलेंगे योगी। अब योगी आदित्यनाथ वाला योगी नहीं है भाई ये, ठीक है। योगी का मतलब होता है साधु, क्या बोलते हैं इसको, साधु, ठीक है। आइए, योगी एक मुद्रा में बैठा है। हम मुद्रा का मतलब समझते हैं, एक पोज में बैठा है, बिल्कुल ऐसे बैठा है ध्यान मगन करके, जैसे भगवान शिव बैठते हैं, ठीक है। तो लोगों ने कहा हो सकता है कि ये भगवान शिव का आद्य रूप है, यानी शुरू में भगवान शिव की मूर्ति ऐसे बनी होगी। एक सील पर मिला हुआ है, बनी थी कि नहीं बनी थी इस पर डिबेट है, ठीक है। कोई इतिहासकार मानते हैं बिल्कुल था, कोई कहता है बिल्कुल नहीं था। तो एक योगी की मुद्रा वाली मूर्ति मिली है, ठीक है, यानी सील मिला है, उसमें किसका फोटो है, तो योगी मुद्रा के में बना हुआ है, ठीक है। उसको भगवान शिव के रूप में मानते हैं। क्यों, उसके अगल बगल जानवर है, गेंडा है, भैंस है, ठीक है। इसे पता लगता है कि भगवान शिव रहे होंगे, यानी है कि नहीं है इस बारे में कोई तय नहीं है, ठीक है। जो ऋग्वेद है ना, हमारे पास 4 वेद हैं, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। 4 में से जो पहला है वो है ऋग्वेद। क्या है बेटा, ऋग्वेद, ठीक है। ये जो लिखाई हुआ था 1500 BC से लेकर, पेपर में पूछता है 1500 BC से लेकर 1000 BC, यानी कितने साल को कवर कर रहा है, BC, ठीक है, यानी 500 साल का कवर कर रहे हैं BC। 1500 में से 1000, 15 में से 100 में से अगर आप 1000 को घटाते हैं तो 500 ही तो आएगा, ठीक है। तो 500 साल को लेकर चलता है, ठीक है। जिसने भगवान शिव को बोला रुद्रा, ठीक है। अब रुद्र बोलते हैं ना, अभी क्या ऋग्वेद में रुद्र को ना तो पशुपति के रूप में दिखाया गया है, ना तो योगी के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। इसको इसलिए कई लोग इतिहासकार ऋग्वेद के आधार पर मानते हैं कि भगवान शिव की फोटो नहीं रही होगी, ठीक है। अब इतिहास जो हड़प्पा सभ्यता तो खत्म हो गया, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत का उसको मर्डर का है, फांसी का है, मुझे तो नहीं पता एग्जैक्ट क्या था, उसने अपने साथ बहुत सारे राज दफन कर लिए, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता था ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ बहुत सारे राज दफन है, ठीक है। राज दफन है कि वो कौन सी बोली बोलते थे, किस लिपि में लिखते थे। पहला राज क्या दफन है, वो कौन सी बोली बोलते थे। दूसरा राज क्या दफन है, कौन सी भाषा बोलते थे, बोली भाषा एक ही हो गया, ठीक है, कौन सी लिपि लिखते थे। तीसरा क्या है, जो स्नानागार मिला है या धार्मिक संरचनाएं मिले हैं या जो शिव वाली फोटो है वो क्या धार्मिक थी या अधार्मिक थी, इस बारे में बहुत सारा डिबेट है, ठीक है। साक्षरता दर क्या है, साक्षरता का मतलब समझते हैं, साक्षरता का मतलब समझते हैं। साक्षरता का मतलब था पढ़े लिखे। भारत में पढ़े लिखे कौन है, जो अपना नाम लिख ले, गांव लिख ले, ठीक है, नाम गांव लिख ले, ठीक है, 2 अक्षर पढ़ ले, ठीक है, और उसकी उम्र 7 साल से अधिक हो तो वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। इतिहासकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की नहीं थी। कारण क्या था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में 375 से लेके 400 तक शब्द थे, वर्ड थे, है ना। अब एक बात बताइए भैया, इतना सारा वर्ड याद कौन करेगा। आजकल हमारे अल्फ़ाबेट में 26 को वर्ड है तो हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते ना बोल पाते। तो समझो 375 को वर्ड था, शब्द था, उसमें सिंबल्स थे, जानवरों के फोटो थे, मूर्तियाँ मतलब चित्र थे, है ना। तो किसको क्या याद रहेगा। जैसे जब शुरू में कंप्यूटर आया था तो माउस नहीं होता था, उसमें कीबोर्ड से काम करते थे। जब कीबोर्ड से काम करते थे तो जो चलाता था ना बहुत अनुभवी बंदा होता था, ठीक है। कंट्रोल A होता था तो पूरा ऑल सेलेक्ट का कंट्रोल, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती थी, अलग अलग फंक्शन का काम करता था, ठीक है। तो उस समय लोग कंप्यूटर नहीं चलाते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर क्या है, बिल्कुल आसान हो गया, माउस हो गया, ठीक। चीज़ों को कम कर दिया है, चीज़ों को कम होगा तो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था, तो साक्षरता दर अधिक नहीं थी। क्यों नहीं थी, तो वहाँ पे सिंबल ज़्यादा मिले, इतने सिंबल याद कौन करेगा। मैंने बताया ना 26 वर्ड हमसे याद नहीं होते। 26 वर्ड मतलब 26 वर्ड को जो वर्ड बनाते हैं वो हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसको क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। तो इसीलिए समझो कि 375 वर्ड का 400 वर्ड के बीच में जो शब्द मिली है उसको कौन पढ़ पाएगा, इतना कौन याद रखेगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की एक बात है कि 20 वर्ड से कोई जब बड़ा लेख नहीं मिला है, जो 20 वर्ड से बड़ा कोई लेख नहीं मिला है, तो कैसे पता लगेगा पढ़े लिखे थे कि नहीं थे, ठीक है। उसके बाद है महिलाओं की स्थिति क्या थी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहास कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। बोला क्यों अच्छी थी, बोले कि मातृ देवी की पूजा होता था इसलिए अच्छी थी। लोगों ने कहा वाह भाई वाह,
मातृ देवी की पूजा होती थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। बहुत अच्छा। एक बात बताओ, आज भी हमारे समाज में महिलाओं की पूजा होती है, हिंदू धर्म में होती है, बहुत सारे धर्मों को तो नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म में पूजा होती है। क्या हमारे समाज में महिलाओं की इज्जत ठीक है? नहीं है। आज भी रेप होते हैं, बच्चियों से रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं आती है। पूजा तो होता है, नौ दुर्गा मनाते हैं, पूजा तो होता है, लेकिन क्या उसके तुलना में महिलाएं उतना सुरक्षित महसूस करती है? नहीं करती। अगर ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता में होता कि पूजा कर लेने से महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी हो जाती, तो क्या आज हमारे यहाँ पे क्राइम इतना नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस समझते हैं, घरेलू हिंसा, आज भी जो कोरोना काल है उसमें 50% का इजाफा हुआ है, लगभग, ठीक है। अलग अलग राज्यों में तो 83% तक है। बिहार राज्य में 83% महिलाओं के साथ क्या होता है? घरेलू हिंसा होता है, लेकिन वो पुलिस के पास या किसी दूसरे के पास नहीं जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पूजा कर लेने से या उनके समाज में मूर्ति बना देने से उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। हो सकता है कि मूर्ति पूजा तो हो, लेकिन उनके समाज में वास्तविक चीज़ें ना हो। तो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। अगला पार्ट इसका चौथा बनेगा, उसमें एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, उसमें उसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो कमेंट सेक्शन है उसमें उसको पोस्ट करना है। हो सकता है व्हाट्सअप नंबर दूँ, उसमें आप लोग उसको कमेंट करके लिख के भेजेंगे। जय हिंद।